रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 33 है। ये इसका टॉपिक है जी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ इन एजुकेशन। कि एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ जो हैं एजुकेशन के अंदर वो क्या हैं और उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 153 की तरफ। 153 टॉपिक है जी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ इन एजुकेशन 1। Privatization trends are developing as education policies across each of the three sectors of primary, secondary and tertiary education। वो कह रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं एज ए एजुकेशन पॉलिसीज़। कि जो प्राइवेटाइजेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो एजुकेशन पॉलिसीज़ की जगह ले रहे हैं, या एज एजुकेशन पॉलिसीज़ वो जो तालीम के तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल, तीनों सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन के ट्रेंड्स हैं उनको एज ए पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है आजकल के दौर में। आपने इस चीज़ को समझना है। आ गया जी एजुकेशनल वॉचर्स। एजुकेशनल वॉचर्स क्या होते हैं? वॉचर्स आर एजुकेशनल कोपन्स दैट एंटाइटल ईच स्टूडेंट टू प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ स्कूलिंग। कि जो वॉचर्स होते हैं वो एजुकेशनल कोपन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है वालदैन को कि आप अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के स्कूल में एडमिशन दिलवा सकें, और उसमें एक ख़ास अमाउंट होती है जो कि वो बच्चों की स्कूलिंग पे खर्च कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल वोचर्स होते हैं। इनके बारे में आपने समझना है कि ये गवर्नमेंट हर पेरेंट्स को इशू करती है ताकि वो अपने मर्ज़ी से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में उनकी तालीम हासिल करवा सकें। तो आपने इस चीज़ को समझना है। वोचर्स आर एजुकेशनल कूपन्स दैट एंटाइटल्स ईच स्टूडेंट्स टू प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ स्कूलिंग। कि इनमें एक अमाउंट होती है जिससे वो अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल में तालीम दिलवा सकते हैं। वोचर सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। जो वोचर सिस्टम होता है ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का सिस्टम है। ईच स्टूडेंट्स इज़ एलोकेटेड एन एनुअल अमाउंट ऑफ फंडिंग। कि हर स्टूडेंट को एक एनुअल अमाउंट दी जाती है, एक एनुअल फंड दिया जाता है दैट कोड बी यूज टू एनरोल इन एनी एलिजिबल स्कूल, ताकि वो किसी भी एलिजिबल अहल किस्म के अच्छे स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर सके। ये एजुकेशनल वोचर्स होते हैं। द स्कूल obtain revenues based on the numbers of students who enroll। और जो स्कूल्स होते हैं वो उनका जो पैसा इकट्ठा होता है, उनका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका इंसार होता है कि कितने बच्चे उस स्कूल में दाखिला लेते हैं। इफ़ नॉट एनफ स्टूडेंट्स एनरोल इन ए पर्टिकुलर स्कूल, अगर किसी स्कूल में ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेते, दैट स्कूल हैज़ टू कट इट्स कोर्स आर क्लोज। तो उस स्कूल को या तो अपनी कीमत कम करना पड़ती है अपनी एजुकेशन की, या फिर उसको बंद होना पड़ता है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं आपको पता है कि उनकी जो आमदन है उनका वह ज़रिया स्टूडेंट्स से जो वो फीसें लेते हैं वही होती है। तो अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद ही कम हो तो उसको या तो अपनी तालीम के अखराजात कम करने चाहिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, या फिर उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा लास्ट में अपना स्कूल नहीं चलाएगा। एजुकेशन अंडर वॉचर सिस्टम स्टिल इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट फंडिंग। के वॉचर सिस्टम के अंडर जो एजुकेशन चल रही है उसमें भी गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व है। ये तो होती तो प्राइवेट है, लेकिन ये एजुकेशनल वॉचर्स जो हैं ये गवर्नमेंट इशू करती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करवा सकें, ताकि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उन पर रश कम हो सके। तो ये वॉचर सिस्टम एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चों को एजुकेशनल वॉचर्स दिए जाते हैं एनुअली तौर पे। ये एनुअली फंडेड होता है। बाय गिविंग पेरेंट्स द पावर ऑफ बीइंग एबल टू फ्रीली यूज़ द वॉचर। कि जब वो वॉचर गवर्नमेंट दे देती है वो, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि उन वॉचर्स को जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें अपने बच्चों के स्कूल में, जौन से मर्जी स्कूल में एडमिशन वो दिलवा सकते हैं। प्राइवेट चॉइसेस आर सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड। कि जो प्राइवेट चॉइसेस होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मतलब उसमें इजाफा हो रहा है। एक वालिदैन के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है कि वो जिस मर्जी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकें। वॉचर्स नीड नॉट कवर ऑल द कास्ट ऑफ स्कूलिंग। जो वॉचर होता है वो तमाम जो स्कूलिंग की कास्ट होती है वो तो कवर नहीं होती, उसमें इतने पैसे तो नहीं होते कि जो बच्चों की जो स्कूलिंग पे खर्चा आता है वो सारा उठाया जा सके, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मतलब आधा या आधे से ज़्यादा खर्चा उसमें हो जाता है, और कुछ फिर भी पेरेंट्स को अपनी जेब से देना पड़ता है। तो ये है जी वॉचर सिस्टम। आपने इसको समझना है कि एजुकेशनल वॉचर्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट क्यों इशू करती है पेरेंट्स को, और ये क्या प्राइवेट स्कूलों में यूज़ होते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में यूज़ होते हैं। सारे कंसेप्ट आपने एजुकेशनल वॉचर्स के बारे में क्लियर करने हैं। तो नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 154 है पब्लिक स्कूल लिबरलाइजेशन। कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी लिबरलाइजेशन से क्या मतलब होता है कि जिस पे ऐसी चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट का इख्तियार कम हो। कि जो हम प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको हमें लिबरलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के इख्तियार से, कंट्रोल से थोड़ा ओपन माइंडेड की तरफ जाएं लोग। लिबरलाइजेशन वुड इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी दैट पब्लिक स्कूल फेस। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है
कि जो एक रेड टेप है, ये जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है पब्लिक स्कूल्स के अंदर, उसको रिमूव करना, उसको कम करना, ताकि जो पब्लिक स्कूल हैं वो आसानी से चल सकें। मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एंड मोर फ्लेक्सिबल, ताकि जो स्कूल्स हैं पब्लिक स्कूल वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें और फ्लेक्सिबल हो सकें। तो जो ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं उनको कम करवाना लिबरलाइजेशन कहलाता है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं उन पे जो ब्यूरोक्रेसी का जो गवर्नमेंट का एक ख़ास रोल होता है उसको कम करना, ताकि जो पब्लिक स्कूल है वो ज़्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल बन सके, तो उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। विद फीवर रेगुलेशन, फीवर मतलब कम, जो जिसमें कम इख्तियारात हों या रेगुलेशन जो कम असूल हों, मतलब डिसिप्लिन थोड़ा लूज़ हो। पब्लिक स्कूल्स में बी बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो जो स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात होती हैं उसको अच्छे तरीके से ताकि पूरा कर सकें, इसलिए उन पे जो रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो जो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, और टीचर्स की भी। ठीक हो गया। इसका मतलब वन वे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ रूल्स, कि आपने रूल्स को कम करना है। गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप लिबरल बनाना चाहते हैं तो आपने जो उसमें रूल्स फॉलो हो रहे हैं उनको आपने कम करना है, और इसी अमल को लिबरलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द 1990s मैनी स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स पास्ड लॉज परमिटिंग चार्टर स्कूल्स, के 1990 की दहाई में जो यूनाइटेड स्टेट था उसकी काफ़ी स्टेट्स ने, मुख्तलिफ स्टेट्स ने जो चार्टर स्कूल होते हैं, ये भी एक प्राइवेट किस्म के स्कूल होते हैं और गवर्नमेंट भी इनको ओन करती है। चार्टर स्कूल आपने सुना होगा कंसेप्ट कि 1990 की दहाई में यूनाइटेड स्टेट की मुख्तलिफ रियासतों ने इजाज़त दे दी थी, कानून बना दिए थे कि चार्टर स्कूल कायम कर सकते हैं आप किसी भी रियासत में। दीज आर गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स, ये जो स्कूल थे ये इनको फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट दे आर सब्जेक्ट टू फीवर रेगुलेशन देन पब्लिक स्कूल, लेकिन इनमें जो रेगुलेशंस होते हैं वो पब्लिक स्कूल से कम होते हैं, और जब रेगुलेशंस आपके कम होंगे तो फिर स्टूडेंट्स की नीड्स ज़्यादा पूरी होंगी। बट 2002 देयर वर ओवर 2700 चार्टर स्कूल इन अबाउट 37 स्टेट्स, लेकिन 2002 के तक जो चार्टर स्कूल जो थे उनकी तादाद 2700 हो गई थी 37 रियासतों के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स की 37 रियासतों के अंदर 2002 में 2700 चार्टर स्कूल कायम हो चुके थे, कैटरिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड विद डिफरेंट एजुकेशनल प्रेफरेंसेस, जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए और मुख्तलिफ एजुकेशनल जिनके अहदाफ थे उनके लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो 37 रियासतों में 2700 से ज़्यादा स्कूल 2002 तक चार्टर स्कूल जो थे वो कायम हो चुके थे। तो ये है पब्लिक स्कूल लिबरलाइजेशन, कि आपने जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उनको आपने पब्लिक स्कूल से की निस्बत कम करना है, तभी आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरियात को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 155 है जी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। स्कूल्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ सर्विसेज अंडर द टाइटल एजुकेशन, कि जो स्कूल्स होते हैं वो एजुकेशन के टाइटल के अंडर मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। दीज इंक्लूड, इनमें इंस्ट्रक्शन होती हैं, बट दे आल्सो प्रोवाइड फूड, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड वेलफेयर काउंसलिंग। लेकिन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये बच्चों को फूड, सपोर्ट फैसिलिटी और वेलफेयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे काम स्कूल के हैं। स्कूल एक तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरा उनको फूड, सपोर्ट की फैसिलिटी और वेलफेयर काउंसलिंग भी उनकी करता है। मैनी ऑफ दीज एंशियली सर्विसेज कोड बी प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट फर्म्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन बाई गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इनमें से जो काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं वो प्राइवेट एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं स्कूल के साथ, और वो प्रोवाइड करती है बजाय गवर्नमेंट के। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि कैंटीन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ली होती है, इस तरह बुक्स जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है कि सारे काम स्कूल्स में गवर्नमेंट नहीं करवा सकती, बल्कि कुछ जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं गवर्नमेंट से और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इफ़ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आर मोर एफिशिएंट एट डिलीवरी देन गवर्नमेंट में सीक टू एनकरेज मोर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। अगर तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपनी सर्विसेज को डिलीवर करें, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो सोच सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे एजुकेशनल सर्विसेज के लिए, कि बहुत फिर गवर्नमेंट अगर प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं वो अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से डिलीवरी करती है, तो फिर गवर्नमेंट सोच सकती है कि वो जो स्कूलों की एजुकेशनल सर्विसेज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन को या कॉन्ट्रैक्टिंग को ज़्यादा कर दे। तो आगे चलते हैं। आगे है जी, गिवन दिस लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दैट स्कूल प्रोवाइड दैट
that are not directly educational. Numerous companies have emerged as contractors to the schools for textbook. तो वो ये कह रहा है कि ये जो सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं ये इसका तल्लक एजुकेशनल डायरेक्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट तल्लक है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं स्कूलों के साथ कि वो मुख्तलिफ स्कूलों को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती हैं, किताबें देती हैं, फूड देती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देती हैं और क्लीनिंग सर्विसेज देती हैं। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जिनका तल्लक डायरेक्टली एजुकेशन के साथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एजुकेशन के साथ है। और ये सारी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट फर्म्स को ये गवर्नमेंट ठेके देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, ताकि जो ये सारी सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज पे काम थोड़ा हल्का हो, वो सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दें बच्चों की। इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1990s अ नियो निक्के ओपन अप इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि 1990 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक नया कंसेप्ट पैदा हुआ कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। के जितने भी मैनेजमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ थे या जो मैनेजमेंट के रिलेटेड सर्विसेज थी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी 1990 के अंदर। दीज कंपनीज ये कंपनी सप्लाई मैनेजमेंट सर्विसेज टू स्कूल्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स असेसमेंट, बजटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मुख्तलिफ कंपनियाँ थी, प्राइवेटली ओन्ड कंपनियाँ थी ये, और ये मैनेजमेंट सर्विसेज स्कूलों को देती थी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के असेसमेंट में ये हेल्प करती थी, बजटिंग के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात के अंदर। तो ये एक अच्छा कदम था कि उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो कि मुख्तलिफ स्कूलों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो ये थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है। आगे जी टॉपिक नंबर 156 है जी ट्यूशन क्रेडिट्स एंड डिडक्शन। कि ट्यूशन क्या होती है, क्रेडिट्स क्या होते हैं और डिडक्शन क्या होती है, आपने इस बारे में पढ़ते हैं जी। वन वे टू इनकरेज प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन इज़ टू मेक दोज एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट फ्राम टैक्सेस। कि सबसे अच्छा तरीका जो प्राइवेट खर्चे होते हैं एजुकेशन के ऊपर उनको इनकरेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो उन एक्सपेंडिचर के ऊपर जो टैक्स होता है उनको हम माफ़ कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हम जो एजुकेशन के रिलेटेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर अगर हम टैक्स को ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट उसमें उसके टैक्सेस को माफ़ कर दे, तो वो फिर इनकरेज करेगा प्राइवेट स्कूलों को, ताकि वो फ़ीस फिर कम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को आप इन्हांस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके ऊपर टैक्सेस को कम करे या ख़त्म करे। तो ये अच्छा तरीका है प्राइवेट चीज़ को इनकरेज करने का। तो आपको ये चीज़ समझ आएगा कि जी टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये है, और एक है जी टैक्स डिडक्शन क्या होती है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने इस बारे में पढ़ना। टैक्स क्रेडिट इज़ वेयर आइदर द टोटल अमाउंट और सम पोर्शन ऑफ द परमिजिबल एक्सपेंडिचर इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्राम द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज़ ओड बाय द इंडिविजुअल। जो टैक्स क्रेडिट होता है वो एक ऐसी चीज़ है या एक टोटल अमाउंट और सम पोर्शन ऑफ द परमिजिबल एक्सपेंडिचर के जो एक ये तो एक पूरी अमाउंट या उस अमाउंट का कुछ हिस्सा जो कि किसी भी कंसेप्ट को समझे कि ये जो टैक्स क्रेडिट वो चीज़ होती है कि जो किसी इंडिविजुअल के ज़िम्मे वाजिबुल अलाद टैक्स होता है, तो उसमें से आप एक जायज़ खर्चे के तौर पर एक अमाउंट या एक अमाउंट का कुछ हिस्सा अगर आप काट लेते हैं तो उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कि एक बंदे के ज़िम्मे एक टैक्स है, उसने वो का अदा करना है, तो आप उसमें से जायज़ खर्चे के तौर पर उसकी अमाउंट का एक टोटल हिस्सा या कुछ हिस्सा अगर आप काट लेते हैं तो उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स देना होता है। उसमें से वो जो प्राइवेट स्कूलों की जो फीसेस वगैरह होती हैं, जो एक जायज़ अखराजात होते हैं, वो अगर काट लेता है तो उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं। आगे जी टैक्स डिडक्शन। कि टैक्स डिडक्शन क्या होती है। टैक्स डिडक्शन इज़ वेयर द परमिजिबल अमाउंट, परमिजिबल का मतलब होता है जायज़ अमाउंट, इज़ डिडक्टेड फ्राम द ग्रॉस टैक्सेबल एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। टैक्स डिडक्शन ये होती है कि टैक्सेबल एसेट्स मतलब होता है कि जिन एसेट के ऊपर टैक्स काबिल टैक्स एसेट्स जो होते हैं, जो काबिल टैक्स ज़ख़ायर होते हैं, या जो काबिल टैक्स जायदाद होती है किसी भी बंदे के पास, तो उसमें से एक जायज़ अमाउंट अगर आप काट लें कि एक बंदे के पास ये कुछ एसेट्स हैं और उन पे टैक्स भी लगता है, तो उनमें से अगर आप एक जायज़ अमाउंट काट लें तो उसको टैक्स डिडक्शन कहते हैं। एक मिसाल के तौर पर मेरे पास प्रॉपर्टी है और उस पर मैंने टैक्स देना है, तो उस जो टैक्स मैंने देना है उसकी अमाउंट में से कुछ एक काबिल कदर या काबिल जायज़ अमाउंट जो है वो अगर काट ली जाए तो उसको टैक्स डिडक्शन कहते हैं।
तो ये आपने फ़र्क समझना है कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है और टैक्स डिडक्शन क्या होती है। मेन डिफरेंस यही है कि जो इंडिविजुअल का टैक्स कलेक्शन होती है उसमें से अगर आप डिडक्शन करेंगे तो उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं, और जो अगर एसेट्स के ऊपर जो टैक्स लगना होता है उसमें से अगर आप करेंगे तो उसको टैक्स डिडक्शन कहते हैं। बेसिकली बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है, आपने वो याद रखना है। आगे जी, फैमिलीज बेनिफिट्स फ्राम आइदर टाइप ऑफ टैक्स एडवांटेज फ्राम द परचेज ऑफ एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज दे आर लाइकली टू बाई मोर ऑफ देम। वो मकसद ये है कि अगर जो फैमिलीज़ हैं उनको फ़ायदा होता है कि वो टैक्स एज अ टाइप ऑफ टैक्स एडवांटेज फ्राम द परचेज ऑफ, जो फैमिलीज़ होती हैं जो कि एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज को ख़रीदती हैं, मिसाल के तौर पर किताबों को ख़रीद देते हैं कोई फैमिली, कोई फूड को, कोई स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को, या जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज अगर आप ख़रीद रहे हैं और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स एडवांटेज मिलता है, आपको गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती, तो वो फैमिलीज़ को इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सर्विसेज को बाई करें अपने बच्चों के लिए। तो इस सारी चीज़ का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या किरदार है कि वो प्राइवेट सेक्टर को ऊपर ला सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर को ऊपर लाना चाहती है तो टैक्स माफ़ कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जितनी भी एजुकेशन सर्विसेज हैं, अगर उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा लोगों को, तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज को बाई करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा वो आपको मुख्तलिफ ये बता रहा है कि भाई आप किस तरह प्राइवेट सेक्टर को आप गवर्नमेंट जो है वो किस तरह ऊपर लेके आ सकती है। तो ये था आपका लेसन नंबर 33। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेसन नंबर 34। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।